हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बनाए गए थे और डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल दिए हैं, जिसमें से आज हम इस लेक्चर में थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, जब तक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहले ये सपोज किया जाता था कि मैटर जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एटम है और एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया और मिलिकन ने भी एक्सपेरिमेंट किया। तब उस टाइम देखा गया कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका एक्सपेरिमेंट आपने किया है फ्रेंड्स, आपने लैब में किया होगा कैथोड रे ट्यूब, और उसमें आपने E/m की वैल्यू भी निकाली होगी। तो वहां पे हम स्पेसिफिक चार्ज E/m की वैल्यू निकालते हैं। तो जे थॉमसन ग्लास ट्यूब में जब उन्होंने देखा कि एक ब्लू कलर की रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो उन्होंने उस ब्लू रेज को स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखा कि ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। दैट मीन्स कि इन ब्लू रेज की जो नेचर है वो निगेटिव टाइप है और डिफरेंट पोटेंशियल पर ये रेज देखी गई। तो इससे E/m की वैल्यू निकाली गई जो कि कांस्टेंट थी। तब ये प्रूव हो गया कि एटम के अंदर एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया वो एग्जिस्ट करता है। तो अब एक क्वेश्चन ये अरोज हुआ कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जे थॉमसन ने ही फर्स्टली एक मॉडल बताया। उन्होंने बोला क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो जितना निगेटिव चार्ज उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है तो उतना ही सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज एटम पर होना चाहिए। तो उन्होंने फर्स्टली अपना एक मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है जे थॉमसन के मॉडल को, तो वो बताया कि एटम एक स्फीयर की फॉर्म में होता है। ओके, स्फीयर पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इस पर इतना है जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लें। इसको प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इंग्लिश डेजर्ट प्लम पुडिंग जो होता है वो लाइक हमारे यहाँ पे जो केक होता है उस तरह होता है, जो नट्स वाला केक हो या जिसमें टूटी फ्रूटी होती है अंदर, वो वाला केक हो। तो इस तरह जैसे ब्रेड है, केक की जो ब्रेड होती है उसको आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हैं और उसके जो नट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह का मॉडल उन्होंने दिया था। और देखा जाए तो जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। वाटरमेलन स्फीयर टाइप का जो आपने ले लिया है, उसका जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके सीड्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया। तो इस तरह का मॉडल जे थॉमसन ने सजेस्ट किया और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह अप टू 100 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस स्फीयर के अंदर कैसे होगा। जैसे सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्फीयर की, एटम एक स्फीयर है उसके सेंटर पे होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कुछ इस तरह की पिक्चर होगी, ये दोनों इस तरह से अरेंज होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस स्फीयर के अंदर ये 3 डायमेंशनल बॉल टाइप हो गई है स्फीयर, और इसमें ट्रायंगुलर शेप में होंगे और इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में, और 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस तरह से अरेंज होगी। इस तरह उन्होंने डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अप टू 100 इलेक्ट्रॉन तक सजेस्ट कर दिया। और साथ में हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती है देखी गई 1400 एंगस्ट्रॉम तक की होती है, उस चीज को उन्होंने क्लासिकल थ्योरी जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके हेल्प से बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अरेंज रहते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तब तक प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में हुई थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी 1920 में हुई थी। उसके बीच में ये सारे मॉडल, बट इवन सोमरफील्ड मॉडल जो बोहर मॉडल के बाद आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो सब भी एक्सप्लेन हो गए थे। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और पता चला कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है
एटम के अंदर। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम में से स्पेक्ट्रल लाइंस देखी गई, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए थॉमसन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं और रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं, और वो रेडिएशन 1400 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। और अगर किसी कंडीशन में ये रेडिएशन एमिट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रेस्ट फॉर्म में। ओके, इस चीज को भी डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन एक्चुअली में ऑब्जर्व किया गया कि हाइड्रोजन का एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस ना मिलके बहुत सारी लाइंस मिलती हैं। वो आपने पढ़ा है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आगे काफी एक्सप्लेन वे में पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आपका पूरा एक चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, बहुत सारी सीरीज होती हैं, ये ग्रुप होते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस का, और उसके अंदर भी बहुत सारी लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इन चीज को इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में इतने सारे रेडिएशन क्यों मिल रहे हैं, इतनी सारी लाइंस कैसे मिल रही हैं, इवन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इतनी सारी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वाइब्रेट कर रहा है, तो उन चीज को वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, इस थॉमसन मॉडल की ये सब ड्रॉबैक थे कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसी समय पे रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट जिनकी लैब में जेजर एंड मार्स्टन नाम के दो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स को डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉयल के ऊपर बम्बार्ड करके, दैट मीन्स वो अल्फा पार्टिकल की स्टडी कर रहे थे। देखिए, इसके बारे में भी एक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बैकग्राउंड कि जो हेनरी बेकुरल हैं वो रेडियो एक्टिविटी के फादर हैं, उन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। उसी समय पे रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूक्लियस और प्रोटॉन, इन सब की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। तो उस टाइम वो अल्फा और बीटा पार्टिकल की डिस्कवरी कर रहे थे और उनकी स्टडी भी कर रहे थे। तो उनकी लैब में जेजर एंड मार्स्टन ने जब अल्फा पार्टिकल को, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रही थी रेज, उनकी स्टडी करते हुए देखा कि जब एक स्क्रीन के ऊपर एक उन्होंने फोटोग्राफिक स्क्रीन जिसपे जिंक सल्फाइड है, उस पे अल्फा पार्टिकल की सिंटिलेशन काउंट कर रहे थे। एक बॉक्स में रेडियम रखा हुआ है और यहाँ पे एक होल किया हुआ है, यहाँ पे एक रेडियम मटेरियल रखा हुआ है। जिंक सल्फाइड की अगर स्क्रीन है तो यहाँ पे जब कोटिंग कर दी है जिंक सल्फाइड की, तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो उनके काउंट सिंटिलेशन के थ्रू, एक लाइट आती रहेगी, सिंटिलेशन काउंट करके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल काउंट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे गैस की स्क्रीन और इसके बीच में गैस फिल की, देखा कि यहाँ पे सिंटिलेशन ब्लर्ड हो गई, यानी इधर उधर डेविएट हो गए अल्फा पार्टिकल। तो धीरे धीरे उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉयल को रख के यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की स्टडी कर रहे थे। लेकिन इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो पढ़ेंगे आप, उन्होंने गोल्ड की फॉयल ली है, और गोल्ड की फॉयल इसीलिए ली थी क्योंकि उसको एज मच एज पॉसिबल, वो इतनी थिन थी 10⁻⁻7 मीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं 10⁻⁻7 मीटर तक की थिन जो गोल्ड शीट है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके और उस स्क्रीन को देख रहे थे कि किस तरह से ये डेविएट होते हैं। तो स्क्रीन इस तरह सीधी न रखकर ऐसे इस फॉर्म में है। ओके, अब यहाँ पे एक गोल्ड की फॉयल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहाँ पे सिंटिलेशन दे रहे थे, यहाँ पे स्पार्क कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल ने यहाँ पे भी डेविएट किया, कुछ ने यहाँ पे किया। इस तरह से देखा गया कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधे जा रहे हैं कुछ वापस भी आ रहे हैं। ओके, 180 डिग्री स्कैटर्ड हो गए, 360 नहीं, यहाँ से गए और यहाँ गए। तो ये आपका स्कैटरिंग एंगल या तो इधर से या इधर से काउंट होता है। तो 180 डिग्री तक स्कैटर हो चुके थे। तो इन सब ऑब्जर्वेशन को देखकर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसको
रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बोला जाता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया अपने मॉडल में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू गोल्ड फॉयल, दैट मीन्स द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज होलो। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से डेविएट नहीं हो रहे हैं। उन्हें पता था अल्फा पार्टिकल की जो नेचर है वो पॉजिटिव है, वो स्टडी कर चुके थे अल्फा पार्टिकल को। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हुए अगर एटम पूरा एक पॉजिटिव बॉल है, उससे जब टकराएंगे, उससे जब स्कैटर होंगे तो वापस आना चाहिए। लेकिन देखा गया क्योंकि एक थिन गोल्ड फॉयल ली है ना, तो तब स्टडी आसान हो सकती है। इसीलिए उन्होंने गोल्ड की ली कि अगर आप निकल या किसी और एटम की, किसी और मेटल की लेंगे तब क्या होगा, वो इतनी पतली नहीं बन सकती है। तो जब अल्फा पार्टिकल को डाला गया गोल्ड फॉयल के ऊपर तो देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए हैं और इससे डिसाइड हुआ कि एटम का मैक्सिमम पार्ट होलो है। ओके, और देखा गया कि कुछ पार्टिकल 20,000 में से 1 ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो स्ट्रांगली स्कैटर्ड हुआ है 180 डिग्री पर, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर हुआ है। इससे ये कंक्लूजन निकल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज से डेविएट हुए हैं। दैट मीन्स कि एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटी सी जगह पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जिससे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ है। ओके, इस पार्ट को जो पॉजिटिव चार्ज इसमें कॉन्सेंट्रेट है, न्यूक्लियस का नाम दिया गया। इसलिए रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है। तो ये एटम है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि एटम का पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है, प्रोटॉन अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बोर का मॉडल अलग था, ये आप ध्यान रखिए, कहीं भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं हर पॉसिबल रेडियाई के साथ। ये रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन एटम की स्फीयर, ये एटॉमिक डायमेंशन के अंदर, एटॉमिक डायमेंशन कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर की, और इसकी भी डायमेंशन निकाली गई 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं। तो इस एटॉमिक डायमेंशन की स्फीयर के अंदर और इतनी 10⁻⁻15 मीटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल रेडियस के साथ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ये तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर में सिचुएट है, जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में सिचुएट है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है कि ये मॉडल की पॉसिबिलिटी है, एटम के स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। और पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग की जा रही थी, तो न्यूक्लियर चार्ज की मेजरमेंट की गई और न्यूक्लियर चार्ज से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया और देखा गया कि सेम एलिमेंट के एटम का न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है। ओके, जब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया अल्फा स्कैटरिंग के थ्रू, तो सेम एलिमेंट को स्कैटर कराते रहे अल्फा पार्टिकल को सेम एलिमेंट की फॉयल से, तो देखा गया कि न्यूक्लियर चार्ज सेम एलिमेंट का सेम होता है सभी एटम्स का। ओके, अब पीरियोडिक टेबल में भी अरेंज किया गया जब एलिमेंट्स को, तो इसी तरीके से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता गया और जिसकी वैल्यू Z इंटू E के इक्वल होता है, Z जिसमें एटॉमिक नंबर होता है। तो देखा गया Z की वैल्यू 1 2 3 आपने देखी है किस तरीके से अरेंज रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो ये सब चीज़ें रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर दी थी। तो रदरफोर्ड मॉडल के में क्या ऐसी डिफ़िकल्टीज आई, तो रदरफोर्ड मॉडल को अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ हर पॉसिबल रेडियाई में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्योंकि ये मॉडल क्लासिकल थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट था, उस टाइम पे क्लासिकल थ्योरी को कंसीडर किया जाता था, तो देखा गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है
मूव करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, जब वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे और धीरे धीरे करके इनका पाथ, क्योंकि उनकी एनर्जी में कमी आती चली जाएगी और इनका पाथ छोटा होता चला जाएगा और ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस तरह तो एटम का एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। ओके, एटम अगर आप हाइड्रोजन की ही बात करें तो 10⁻⁻⁶ सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एटम स्टेबल होता है, एटम स्टेबल होता है, इसीलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया और बोर ने पूरी एक बिल्कुल ही नया आइडिया दिया। क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से ही क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी हुई थी और प्लांक ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया था कि रेडिएशन क्वांटाइज्ड होता है। ओके, तब इस थ्योरी को बोर ने अपने इस मॉडल में लगाया और एक एटम के स्ट्रक्चर के लिए अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसको बोर मॉडल बोलते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन हर पॉसिबल रेडियाई में नहीं करके फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये चीज आपने पहले देखी है फ्रेंड्स, ये पढ़ चुके हैं आप सब 12th में भी, लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से एटम के स्ट्रक्चर की मॉडल बनते चले गए। और अभी आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में सोमरफेल्ड मॉडल और वेक्टर एटम मॉडल पढ़ेंगे, तो आपको जितने भी इससे स्पेक्ट्रम निकलते हैं, जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म्स पढ़ेंगे। तो ये न्यूक्लियस है, बोर ने अपनी थ्योरी मॉडल के अकॉर्डिंग बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो बोर ने अपने मॉडल में 2 एजम्पशन दिए। सबसे पहले तो हमने अभी पढ़ा कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो क्लासिकल मॉडल है और बोर का मॉडल पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिकली बेस्ड था, क्योंकि एटॉमिक डायमेंशंस में क्वांटम मैकेनिक्स ही लगती है, क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ काम नहीं करती है। ये अभी आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब इन फिक्स्ड ऑर्बिट को किस तरह से देखा जा सकता है? वही ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम h क्रॉस को h/2π भी लिखते हैं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h क्रॉस के इक्वल होता है, वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इस ऑर्बिट के लिए n = 1 हो जाएगा, इस ऑर्बिट के लिए n = 2 हो जाएगा। इस तरह से जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h क्रॉस के इक्वल होगा, वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी और उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और यही रीजन है कि एटम स्टेबल होता है। अब इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह के रेडिएशन को एमिट नहीं करता है। और पिछले थॉमसन के मॉडल में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एमिट करता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ से मिलेगी? तो बोहर ने इसे समझाने के लिए बताया कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेके हायर एनर्जी स्टेट में, चाहे यहाँ जाए या यहाँ जाए, यहाँ पे जाता है और वापस दोबारा उसी स्टेट में आता है या किसी और स्टेट में आता है, तो ये रेडिएशन को एमिट करता है जो आपको दिखाई देता है। दैट मीन्स कि इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है और इन दोनों ऑर्बिट के बीच की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी को एमिट करता है। तो ये 2 अजम्पशन बोर ने अपने मॉडल में दी थी। फर्स्टली वही ऑर्बिट परमिट होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h क्रॉस होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए किसी भी तरह के रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं। सेकेंड एजम्पशन में उन्होंने बोला कि इन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करता है, बाहर जाए अंदर आए, तो रेडिएशन को एमिट करता है। उसमें जितना भी एनर्जी का डिफरेंस होता है वो रेडिएशन आपको दिखाई देता है और वही उतना ही रेडिएशन एनर्जी डिफरेंस के इक्वल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है। तो ये इस तरह से बोर का मॉडल भी आ गया है। तो बोर के मॉडल की जो ड्रॉबैक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोमरफेल्ड मॉडल भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।